हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। अपन डेली करंट अफेयर की तरह आज ही करंट अफेयर की शुरुआत कर रहे हैं और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहता हूं कि 90 से 95% क्वेश्चन है जो हमारी क्लास से पुटअप हो, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक मोटिवेशन क्वेट के साथ मैं आज शुरुआत करना चाहता हूं कि अगर इरादा बड़ा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। रास्ता अगर कोई रोके तो उनकी ज़रूरत बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो आपके दाम घटते हैं, अगर ना बिकने पर आ जाओ तो आपकी कीमत बढ़ती है। इसी के साथ मैं आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करना चाहता हूं कि भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की है? तो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन परियोजना है जो किस राज्य में शुरू की है? तो ये है जामताड़ा। एक जामताड़ा जिला है, वो है झारखंड का। जामताड़ा जिला राज्य कौन सा है? झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड है। इस झारखंड राज्य में ही गैसिफिकेशन आधार पर है एक पायलट परियोजना शुरू की है। इनका उद्देश्य क्या है? देखो, ये योजना स्टार्ट क्यों की है और इस योजना का स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको बता दूं। कोयले को मूल्यवान गैसों में इनका उद्देश्य है कि कोयले को मूल्यवान गैसें कौन कौन सी है? जैसे मीथेन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइड में परिवर्तित करना। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो कोयला है, कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, जैसे मीथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस तरह की गैसों में परिवर्तित करना और इनको एक मूल्यवान बनाना और इनका मुख्य उद्देश्य है। तो ये कोयला गैसिफिकेशन परियोजना है किस राज्य में शुरू हुई है? झारखंड के अंदर। झारखंड का जामताड़ा जिला है, उस जिले के अंदर शुरू हुई है। उसके बाद देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखो इनका पायलट परियोजना क्या है? पायलट परियोजना वो परियोजना है। पायलट परियोजना हर फील्ड के अंदर अलग अलग होती है। हर जिले के अंदर एक पायलट परियोजना लागू की जाती है। हमारे देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग पायलट परियोजना है। इस पायलट परियोजना को मंजूरी दी है, वो दी है 22 जून 2024 को। इस पायलट परियोजना को 22 जून 2024 को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य है कि कोयला है, तो इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या है? कोयला के उपयोग में सुधार लाना, कि जितना हमारे देश के अंदर अनेक राज्यों के अंदर जो कोयला का निर्माण, कोयला जो निकाला जाता है, खनन किया जाता है,
उनके अंदर आगे आने वाले समय में उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाना और उसके अंदर सुधार लाना, ये इनका पायलट परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद देखो कि भारत के किन किन राज्यों में कोयला निकाला जाता है। प्रथम राज्य कौन सा है जहां पर कोयले के सबसे ज्यादा भंडार है? तो भारत के राज्यों में कोयला कि किन राज्यों में कितना कोयला है और किन राज्यों में कितना कोयला है, कौन सा राज्य है जो प्रथम स्थान पर है। क्योंकि रेलवे एसएससी के एग्जाम के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं जिनका सीधा पूछते हैं कि वो खनन कहाँ है, किस राज्य में वो खनन है। इसलिए देखो सबसे पहला है झारखंड। क्या है? झारखंड राज्य है भारत का जहां पर कोयले के सबसे ज्यादा भंडार है। कोयले के क्या है? सबसे ज्यादा और भंडार। और इनमें देखो एक तो है बोकारो, एक है झरिया। कोयले के भंडार देखो झारखंड के अंदर खनन कहां पर होता है? तो सबसे ज्यादा खनन होता है वो होता है बोकारो और झरिया के अंदर। उसके बाद देखो उड़ीसा, प्रथम राज्य है झारखंड, दूसरा राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा के अंदर कहां कहां होता है? उड़ीसा के अंदर तालचेर और रामपुर। कहां होता है? तालचेर और रामपुर। तालचेर और रामपुर के अंदर सबसे ज्यादा उड़ीसा के अंदर है जो खनन होता है। और उसके बाद है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के अंदर एक खनन है कोरबा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण खनन है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम के अंदर, इतने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि कोरबा कोयला खनन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। और उसके बाद देखो पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत सारी जगह है, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं वो है आसनसोल और रानीगंज। आसनसोल और रानीगंज पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों में से एक है जहां पर कोयले का खनन होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है भारत का? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है सिंगरौली। कौन सी जगह है? सिंगरौली जगह है मध्य प्रदेश के अंदर जहां पर कोयले का खनन है बड़ी मात्रा में होता है। और उसके बाद है महाराष्ट्र। उसके बाद है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में एक जगह है कामपट्टी। कौन सी जगह है? कामपट्टी और चंदापरसा। महाराष्ट्र के अंदर दो जगह है, एक तो कामपट्टी है और एक चंदापरसा जगह है जहां पर कोयले का बड़ी संख्या के अंदर इनका उपयोग होता है। और आगे राज्य है वो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, क्योंकि आपको पता है 2014 से पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भारत के एक ही राज्य थे, इसलिए इन दोनों का नाम आता है। और इन दोनों के अंदर बड़ी संख्या के अंदर एक जगह है सिंगरेनी, और इनका जहां पर इनका उत्पादन होता है, एक सिंगरेनी जगह है इनमें उत्पादन होता है। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि भारत के अंदर है जो कोयला गैसिफिकेशन आधारित परियोजना है किस राज्य में शुरू की गई है? झारखंड के अंदर शुरू की गई है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोयले के भंडार है वो कहाँ है? झारखंड में। और वो जगह है बोकारो और झरिया। उड़ीसा के अंदर जगह है जहाँ है तालचेर और रामपुर जहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह है जहाँ है कोरबा, वहां पर कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल के अंदर एक जगह है आसनसोल और रानीगंज, वहां पर बड़ी संख्या के अंदर है जो कोयले का उत्पादन होता है। उसके बाद है महाराष्ट्र के अंदर एक कामपट्टी और एक चंदापरसा जगह है, उस जगह पर भी कोयले का बड़ी संख्या में उत्पादन होता है। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह है सिंगरेनी जहां पर कोयले का उत्पादन होता
हैं। उसके बाद देखो सबसे बड़ी बात है और कि कोयले के प्रकार। क्योंकि दोस्तों जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन को इस प्रकार से एनालिसिस करो, उनका विश्लेषण करो कि उनके आसपास और कभी भी क्वेश्चन ना आए आपको। ठीक है, आपके पास वो क्वेश्चन ना आए जो आपको बार बार पढ़ना पड़े। क्योंकि जब भी आपकी थिंकिंग जो आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी थिंकिंग इस प्रकार से होना चाहिए 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक बार जो पॉइंट पकड़ में आता है उन पॉइंट का पूरा एनालिसिस कर दो। जैसे कोयला गैसिफिकेशन परियोजना है, तो इस भारत के कौन से राज्यों में कहां पर खनन होता है, इनका मंत्री कौन है, कोयले के प्रकार कौन है, किस जगह पर होता है, उस जगह का नाम क्या है। क्योंकि एग्जामिनर इससे ज्यादा नहीं थिंकिंग करता है। तो एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है, हकीकत में क्लियर करना है, तो आप जब भी पढ़ने बैठो वो 360 डिग्री थिंकिंग लगाओ, ताकि एग्जाम को आराम से आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद देखो कोयले के प्रकार। कोयला है, सबसे जो अच्छा प्रकार का कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। वो सबसे अच्छा प्रकार का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। दूसरा बिटुमिनस। तीसरा लिग्नाइट। और जो फोर्थ नंबर का कोयला होता है वो होता है पिट। कौन सा होता है? तो पिट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, और उसके बाद सेकंड है वो बिटुमिनस, और थर्ड है वो लिग्नाइट, और फोर है वो पिट। और उसके बाद भारत के अंदर जो 3.0 मोदी कैबिनेट है वो कोयला एवं खनन मंत्री कौन है? कोयला एवं कोयला एवं खनन मंत्री कौन है? जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कौन है? और वो है जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी है, जो भारत के कोयला एवं खनन मंत्री हैं। तो इस बात का भी ध्यान रहे कि हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरे एनालिसिस किया है, ताकि जीके और जीएस है जो आपका पूरा क्लियर हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो उसके साथ आपको आना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि हाल ही में राज्यसभा के सदन का नेता किसे बनाया गया? तो हाल ही में जो हमारी राज्यसभा है, उस राज्यसभा के जो सदन है, उस सदन का नेता है जो किसे बनाया गया? तो राज्यसभा की सदन का नेता देखो, तो राज्यसभा है, राज्यसभा की सदन का नेता जयप्रकाश नड्डा, जिनको शॉर्ट भाषा में कहते हैं जेपी नड्डा। कौन है जेपी नड्डा? जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उनको हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया, और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के साथ साथ राज्यसभा के जो सत्ता पक्ष होते हैं वो सत्ता पक्ष का नेता भी बनाया गया। तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? अगर सत्ता पक्ष के नेता तो जयप्रकाश नड्डा है, तो विपक्ष के नेता कौन है? विपक्ष के नेता है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कौन है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे।
कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष किसके हैं? कांग्रेस के। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो विपक्ष के नेता है राज्यसभा के अंदर, और सत्ता पक्ष के नेता है वो है जयप्रकाश नड्डा। और उसके बाद देखो, आ जाओ राज्यसभा पर। किस पर आ जाओ? राज्यसभा पर। दोस्तों मैं तो आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन जिस जगह से मिले उस क्वेश्चन को आप पूरा एनालिसिस करके लिखो, ताकि कोई भी एग्जाम आए तो इससे बाहर पुटअप क्वेश्चन नहीं होगा। और जब क्वेश्चन ही बाहर से पुटअप नहीं होगा तो सिलेक्शन श्योर हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रहे कि राज्यसभा है, राज्यसभा की सबसे पहले तो गठन कब हुआ? राज्यसभा का गठन हुआ 1952 के अंदर। कब हुआ? 1952 के अंदर। सदस्य संख्या कितनी है? सदस्य संख्या है 245। कितनी है और कितनी हो सकती है, इस बात को भी क्लियर है कि राज्यसभा की जो सदस्य संख्या कितनी है तो वो है 245। कितनी हो सकती है तो वो होती है 250 के करीबन हो सकती है। देखो इनमें भी दो बात होती है राज्यसभा में। जो एक तो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राज्यों के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, उन वो होते हैं। जो अप्रत्यक्ष मनोनीत सदस्य होते हैं ना, अप्रत्यक्ष जो चुनाव होता है ना, अप्रत्यक्ष जो चुनाव होता है वो होता है 233 सदस्यों का। कितनों का होता है? 233 सदस्य होते हैं राज्यसभा के अंदर, जिनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो हम विधायक वगैरह सुनकर भेजते हैं, वही विधायक हैं जो इनका चुनाव करके आगे राज्यसभा में भेजते हैं। और जो मनोनीत सदस्य होता है राज्यसभा के अंदर, वो होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि राज्यसभा का गठन 1952 के अंदर हुआ था, और राज्यसभा में जो अप्रत्यक्ष चुनाव जीत कर आते हैं वो होते हैं 233, और मनोनीत सदस्य होते हैं वो होते हैं 12। तो अगला क्वेश्चन, और उसके बाद देखो राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति, तो राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप जो धनखड़ है, जो राज्यसभा के सभापति हैं और भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कौन है भारत के उपराष्ट्रपति? इस बात को भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं, और भारत के जो है उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। तो राज्यसभा का कार्य, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लेकिन जो सभापति का कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। तो सभापति होते हैं, सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वो होता है 5 वर्ष का। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन घुमाए जाते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो जो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और राज्यसभा के जो सभापति हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष का होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रहे। तो इस बात को आप वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अपन तीसरे क्वेश्चन की ओर शुरुआत कर रहे हैं कि हाल ही में भारतीय थल सेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तो क्या है क्वेश्चन? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में जो भारतीय थल सेना है
उस थल सेना का उप प्रमुख है किसे बनाया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो हैं जनरल NS राजा सुब्रमणि। NS राजा सुब्रमणि, जिनको सेना के अंदर लंबा अनुभव है और वो भारतीय सेना के अंदर 33 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, इसलिए भारतीय सेना ने उनको उप प्रमुख बनाया है। क्या बनाया है? उप प्रमुख। तो ये बताओ भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं वो बनेंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन बनेंगे? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अभी तो क्या है? उप प्रमुख है भारतीय सेना के। कौन है? उप प्रमुख है, लेकिन ये बनेंगे भारतीय सेना के प्रमुख कब बनेंगे? 30 जून को, क्योंकि ये 30 जून को रिटायर होंगे और उप प्रमुख से रिटायर होकर भारतीय सेना के प्रमुख बनेंगे। और उसके बाद जो NS राजा सुब्रमण्यम है, ये भी 30 जून को भारतीय सेना के कौन बन जाएंगे? उप प्रमुख। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि भारत सरकार ने इनकी नियुक्ति कुछ दिन पहले की जाती है, ताकि ये भी पूरी तरह से प्रिपेयर होकर अपना पदभार संभाल सके। तो इस बात का ध्यान रहे कि NS राजा सुब्रमण्यम जो कब बनेंगे? वो बनेंगे 30 जून 2024 को। और जनरल है जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, इस समय वो प्रमुख हैं, लेकिन वो प्रमुख कब बनेंगे? वो बनेंगे 30 जून को। कब बनेंगे? 30 जून को। इस बात को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो देखो क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर किसे बनाया गया? तो इस बात को भी ध्यान रहे कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में जो 18वीं लोकसभा है भारत की, उस 18वीं लोकसभा का जो अध्यक्ष है किसे बनाया गया? तो ये वो है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जो कोटा और बूंदी से सांसद है। कहां से? कोटा और बूंदी से। जो राजस्थान के कोटा और बूंदी से सांसद हैं, और इनको है जो हमारी देश की सर्वोच्च व्यवस्थापिका है, उनका ही लोकसभा का है जो अध्यक्ष बनाया गया, स्पीकर बनाया गया। तो इस बात को भी ध्यान में रहे। इसके बाद आ जाओ लोकसभा। लोकसभा क्या है, इनका गठन कब हुआ था और कितने वर्ष तक इनका कार्यकाल रहता है? उसके बाद लोकसभा भंग हो जाती है, पुनः लोकसभा बनती है। तो लोकसभा का लगभग कार्यकाल तो 5 वर्ष निश्चित है, इससे पहले भी इनको भंग कर सकते हैं। लोकसभा में जो सदस्य हैं कितने होते हैं? तो सदस्यों की संख्या है वो है 543। कितनी है? 543। इससे पहले कितनी थी? वर्तमान में तो ये है, लेकिन इससे पहले कितनी थी? तो पहले थी 545 और वर्तमान में 543। तो पहले और वर्तमान में क्या फर्क है? तो पहले 2 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 2। वो एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन थे, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि अब हमें एंग्लो इंडियन सदस्यों की जरूरत नहीं है, इसलिए 104वां संविधान संशोधन किया गया और जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य थे इनकी सदस्यता को ही समाप्त कर दिया गया। और वर्तमान के अंदर भारत की जो सदस्य लोकसभा की सदस्य संख्या है वो है 543। और उसके बाद देखो
लोकसभा का स्पीकर कौन है? और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद में एक और बात बताना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस भारतीय शहर को, क्या है कि विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का नाम दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस भारतीय शहर को है जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का नाम दिया है, तो वो शहर है श्रीनगर। कौन सा शहर है? श्रीनगर, जो भारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है और ये वो 7 शहर है जिनको इनका दर्जा दिया गया है। उसके बाद भारत के 3 शहर और भी हैं जिनको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इनको दर्जा क्यों दिया जाता है? क्योंकि वहाँ पर जो हस्तशिल्प काम होता है ना, जो हाथ से कलाकृति की जाती है, उस कलाकृति को आगे बढ़ाने के लिए, उस कला को सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार का दर्जा दिया जाता है। तो इससे पहले भारत के 3 शहर हैं, उन 3 शहरों में एक तो है जयपुर है और ये 4था शहर है, और उसके बाद मैसूर है, और 3 नंबर है वह है मलप्पुरम। तो भारत के ये 3 शहर तो पहले से ही फेमस थे, और उसके बाद